हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सेफ़ होंगे। ठीक है, तो मैं आपका टीचर अल्ताफ़ हुसैन और आप सभी का वेलकम करता हूँ ग्रेविट क्लासेस में एक बार फिर से। और आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए हैं क्लास 10th की फ़िज़िक्स। और क्लास 10th की फ़िज़िक्स में ये हम पढ़ रहे हैं टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी। और बता दूँ आप लोगों को, जो भी लोग मतलब हमारे इस वीडियो पे नए हैं वो लोग इसका पार्ट 1 जाके देख लें ताकि उनको ये वीडियो समझ में आए। आज हमारा इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा लेक्चर है। तो इलेक्ट्रिसिटी के पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, याद होगा? हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्जेस पढ़ा था और इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था। ठीक है, अब इसके बाद आज हम लोगों को बेसिकली क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और उसके आगे के टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो जल्दी से अपना नोटबुक और पेन निकालिए और आज का लेक्चर यहीं पे स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में आज हमारा लास्ट क्लास में हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट मेज़र करने की एक डिवाइस होती है। ठीक है, और उसको क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट मेज़र करने की डिवाइस को अमीटर। ठीक है, एक चीज़ तुम लोग नोट में और लिख लो। ठीक है, इसमें कि इलेक्ट्रिक करंट मेज़र करने की और डिटेक्ट करने की एक और डिवाइस होती है गैल्वेनोमीटर। तो लिखेंगे ऐसे, नोट में लिख लेंगे, इलेक्ट्रिक current can be measured as well as detected with an instrument called galvanometer। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट जो है हम अमीटर से मेज़र करते हैं। हाँ, तो भाई अमीटर से भी करते हैं और एक और डिवाइस होता है गैल्वेनोमीटर, इससे मेज़र भी कर सकते हैं, इवन डिटेक्ट वर्ड हमने इसलिए इस्तेमाल किया है कि गैल्वेनोमीटर एक्चुअली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। सेंसिटिविटी इसकी अमीटर से ज़्यादा होती है। मतलब जो बहुत छोटे करंट होते हैं जिसको अमीटर भी मेज़र या डिटेक्ट नहीं कर पाता, उसको हमारा गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट कर लेता है। बहुत सारे डिवाइसेस में जहाँ पे हमको डिटेक्ट करना होता है कि उस डिवाइस में या उस सर्किट में करंट फ्लो कर रही है कि नहीं, बहुत छोटी भी इवन करंट फ्लो कर रही है कि नहीं, वो गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट कर लेगा। एक चीज़ और जान लो, इसकी रेंज जो होती है ना, इट कैन मेजर करंट इन द रेंज ऑफ, मेजर या डिटेक्ट कर सकता है करंट इन द रेंज ऑफ, हम लिखेंगे इसको माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर, याद होगा करंट की एसआई यूनिट एम्पियर होती है, तो ये माइक्रो एम्पियर ऐसे लिखते हैं। ठीक है, माइक्रो एम्पियर, म्यू ए। ठीक है, माइक्रो एम्पियर मतलब इतना छोटा करंट ये मेज़र कर सकता है, बहुत छोटा करंट मेज़र कर सकता है। तुम लोग कहोगे सर अमीटर की क्या रेंज होती है, तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेंगे, द रेंज ऑफ अमीटर इज मिली एम्पियर। अमीटर की रेंज जो है ना मिली एम्पियर होती है, MA। अब कहोगे कि मिली एम्पियर अगर हम ब्रैकेट में पूछोगे कि कितना होता है, तो हम कहेंगे माइक्रो एम्पियर होता है 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर के बराबर। ठीक है ना, और मिली एम्पियर कितना होता है, ये इक्वल टू होता है 10 की पावर -3 एम्पियर के बराबर। कौन छोटा है, ये या ये छोटा है ना, ये 6 की पावर, ये इसकी पावर ज़्यादा नेगेटिव है, तो ये ज़्यादा छोटा है। तो ये ज़्यादा छोटा करंट को भी मेज़र कर सकता है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये तो करंट में ही वो टॉपिक कंटिन्यू हो गया। इसके बाद आज हम लोग जो नया टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको कॉपी कर लो। ठीक है, कर लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत आसान है, इसको बहुत इसका बेसिक यही है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है, मान लो यहाँ पे दूर कहीं इन्फिनिटी पे ये इन्फिनिटी पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट क्या है, P पॉइंट है। कितना पॉइंट है, P। तो P पॉइंट पे मान लो हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब भी निकालने की बात होगी ना, तो किसी ना किसी पॉइंट पे निकालने की बात होगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं ना, पोटेंशियल का पता है ना मीनिंग क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ना उस मतलब उसकी क्षमता कितनी है उस चार्ज की। तो ओवरऑल देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं।
तो मान लो एक चार्ज दूर कहीं इन्फिनिटी पे हो, मान लो एक चार्ज हो वो दूर कहीं इन्फिनिटी पे हो, क्यू चार्ज हो, ठीक है, और क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से कहाँ तक लेके आ रहे हैं हम, पी पॉइंट तक, और इन्फिनिटी से क्यू चार्ज को पी पॉइंट तक लाने के लिए कुछ ना कुछ वर्क डन होगा, वर्क डन होगा। एक चार्ज है, उसको इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है उसी वर्क डन को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। शर्त यह है कि ये चार्ज कैसा होना चाहिए, यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज का मतलब क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है, एक चार्ज हो जिसकी वैल्यू यूनिटी हो, यूनिटी का मतलब 1 कूलम्ब हो, ठीक है ना। इसका मतलब ये चार्ज की जो एक्चुअली वैल्यू है ना वो यूनिटी है। तो इस तरह से इसको देखो बहुत इजीली अब हम डिफाइन कर सकते हैं इसी बेसिस पे। कैसे होगा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, सिंप्लिसिटी के लिए पॉजिटिव ले लेते हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। कॉपी कर लो इसको जो हमने बोला, चलो लिखवा देते हैं। क्या होगा, लिखेंगे द अमाउंट ऑफ work done in bringing a unit positive charge from infinity to a point is called electric पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल गया, ठीक है। इट इज, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय V। इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसका रिप्रेजेंटेशन है V, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं ईजली। मान लो अगर हम निकाल रहे हैं इसका फॉर्मूला, इसको ऐसे, इट इज़ गिवन बाय कैसे होता है, V इज इक्वल टू, मान लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पे निकालना है तो VP लिख देते हैं हम लोग, मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट P पॉइंट पे, VP इज इक्वल टू W अपॉन Q, ये फॉर्मूला होता है बेसिकली, ठीक है ना। V इज इक्वल टू कितना होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, W अपॉन Q। तो देखो अगर Q की वैल्यू हम 1 रख देंगे, सपोज यहीं पे देख लो, इफ़ Q इज इक्वल टू हमने कितना कर दिया 1, देन क्या होगा जरा सोच के बताना, VP किसके बराबर हो जाएगा, W के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यही तो डेफिनेशन है कि अगर चार्ज यूनिटी हो तो जो वर्क डन होगा वही क्या होगा, पोटेंशियल होगा। यही तो डिफाइन किया कि चार्ज अगर यूनिटी होगा तो जो वर्क डन होगा वही क्या होगा, पोटेंशियल के बराबर होगा। मतलब V बराबर W हो जाएगा अगर Q कितना होगा 1 क्या 1 कूलम कह सकते हो, इसकी SI यूनिट होती है चार्ज की। तो ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा आसान है इसी तरह। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की इसकी SI यूनिट क्या होती है, तो यहाँ साइड में लिख सकते हैं SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट, सुना होगा ना, ठीक है। इसका नाम भी एक साहब थे, ठीक है ना, एलिजेंड्रो वोल्टा, इटालियन, बहुत बड़े इटालियन फिजिसिस्ट थे, उनका नाम था एलिजेंड्रो वोल्टा, उन्हीं के मतलब नाम पे ये दिया गया है वोल्ट, ठीक है ना। ठीक है, इसको कॉपी कर लो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा हो गया, बड़ा ही आसान टॉपिक था। और अगर तुम लोग पूछोगे कि सर ये स्केलर है कि वेक्टर है, तो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, जानते ही हो, कोई डायरेक्शन तो इसके पास है नहीं, तो स्केलर होगा ये। तो इसको कॉपी कर लो ताकि हम अगले टॉपिक पे आ सकें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब आने वाला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चलो इसी के आगे लगा देते हैं डिफरेंस। कहोगे सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो पढ़ लिया, डिफरेंस में क्या है? कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये बेसिकली एक पॉइंट पे लेते हैं तो पोटेंशियल, दो पॉइंट के बीच का ले लेते हैं तो डिफरेंस। जैसे कि एक पॉइंट P, एक पॉइंट Q है। अब हम कहेंगे भाई कि मान लो अगर हम एक चार्ज को, कोई चार्ज है ना, कौन सा चार्ज है? Q चार्ज है,
जाहिर सी बात है। और Q हमने क्या लिया है, वही 1 कूलम। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जब इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाते थे तो उसको कहते थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। लेकिन अब अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाएं तो उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इसको कहेंगे। ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस में 2 पॉइंट आ जाता है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit positive charge from one point to another point is called electric potential difference between 2 पॉइंट्स। अब तुम कहोगे कि सर ठीक है, मान लो कि P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना रहा होगा, तो हम ऐसे लिख देते हैं, मान लो पोटेंशियल एट P कितना रहा होगा, VP। मान लो पोटेंशियल एट Q कितना रहा होगा, VQ। ठीक है ना, तो P से Q तक में कितना हो जाएगा, बहुत आसान है। इसको भी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, भाई है तो ये कोई अलग चीज़ तो है नहीं, है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस ही 2 पॉइंट, मतलब एक पॉइंट पे पोटेंशियल हो गया, 2 पॉइंट का क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो 2 पॉइंट का 2 पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा उसी को तो पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, उसका क्या था, रिप्रेजेंटेशन V था। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई, ये भी V से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना, ठीक है, इट इज़ गिवन बाई, बहुत आसान है, ये भी वही हो जाएगा। V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, W/Q। यहाँ से यहाँ तक का जाने में जो वर्क डन होगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन होगा उसी को क्या कहेंगे, उसी को कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो वहाँ भी V इज इक्वल टू W/Q था, यहाँ भी वही रहेगा। इसको थोड़ा सा अगर डिटेल में लिखें तो हम V की जगह क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं VPQ। अब कहोगे सर VPQ क्या है ना, तो वेयर VPQ क्या है, VPQ है एक्चुअली VP माइनस VQ ना, 2 लोगों का डिफरेंस है ना, पोटेंशियल P पे कितना है, VP है, Q पे कितना है, VQ है, तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, VP माइनस VQ। और उसी VP माइनस VQ को हम लोग कहते हैं VPQ। ठीक है ना, SI यूनिट क्या होगा, SI यूनिट वही सेम वोल्ट, और इट इज स्केलर क्वांटिटी, वही सेम चीज बार बार, एज सिंपल एज दैट। तो ये भी स्केलर क्वांटिटी होती है। V का फॉर्मूला बस ये याद रखना कि W/Q हो जाता है। यहाँ पे भी वही बात है, अगर Q को कितना रख दें, यूनिटी रख दें जैसा कि है, तो V बराबर VPQ बराबर कितना हो जाएगा, W। उसी से डेफिनेशन बनी है जैसे पिछले वाले में बनी थी, सब कुछ सेम है। बस वो एक पॉइंट पे निकालना हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, 2 पॉइंट पे निकालना हो 2 पॉइंट के बीच तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोगों का जब करंट की बात होगी, ये पूरे चैप्टर में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस से डील करेंगे, क्योंकि 2 पॉइंट के बीच में जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है तभी करंट फ्लो करती है। ठीक है, डिफरेंस, देयर मस्ट बी सम डिफरेंस। ठीक है, तभी करंट फ्लो करती है बेसिकली ना, यही होता है ना, एक तरफ पॉजिटिव होता है बैटरी का टर्मिनल, दूसरी तरफ नेगेटिव, तभी उनके बीच में एक्चुअली क्या आता है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच, इसीलिए करंट फ्लो करती है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था करंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ थी, पॉजिटिव से नेगेटिव थी। अगर दोनों ही पॉजिटिव होती तो क्या करंट फ्लो करता, नहीं करता, जाहिर सी बात है। तो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है ना, करंट फ्लो करने के लिए देयर मस्ट बी सम पोटेंशियल डिफरेंस, इसको दिमाग में बिठा लो। ठीक है कि नहीं, चलो एक एग्जांपल और देते हैं इस पे, बहुत अच्छा दिमाग में भी याद आया। तुम लोग देखते होगे कि बर्ड्स वगैरह कभी तार पे बैठती हैं तो उसको करंट नहीं लगता। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे कहते हैं कि सर बर्ड्स के जो पैरों में होता है वो ब्लड नहीं होता तो करंट फ्लो नहीं करता, और अलग अलग उनका तर्क है। बट एक्चुअल फैक्ट ये है कि बर्ड्स जब बैठते हैं तो वो किसी सिंगल तार पे बैठते हैं, एक तार पे।
तो उसको एक सिंगल पोटेंशियल मिल रहा है, और करंट फ्लो करने के लिए अभी बताया क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, ठीक है। तो वो सिंगल पोटेंशियल पे होता है, इसीलिए करंट फ्लो उसके बॉडी के थ्रू नहीं करती, क्योंकि करंट फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। एक तार का सिंगल पोटेंशियल है, अगर बर्ड अपना एक पैर सपोज एक तार पे रखी और दूसरा पैर दूसरे तार पे रखी, तब उसको भी क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, बिल्कुल। अब बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर हम लोग भी खड़े हो गए एक तार पे, तो हम लोगों को लगेगा कि नहीं करंट, तो नहीं लगेगा, हमको भी पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास हम में होगी तभी तो शॉक लगेगा ना, इलेक्ट्रिसिटी पास तभी होती है, करंट फ्लो तभी होती है जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये दिमाग में डाल लो बात अच्छे से, ठीक है। अब हम लोग अगले टॉपिक पे आ जाएंगे। पोटेंशियल पढ़ लिया हमने, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिया हमने। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोगों के लिए, जिसका नाम तुम लोगों ने बहुत सुना होगा, एनी गेसेस? हाँ, इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो, चलो याद आ रहा होगा। हाँ, एक साहब थे, भाई साहब ना, क्या नाम था उनका, ओम, OHM, ओम्स लॉ। बड़ा आसान है और बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या होता है, ओम साहब, ठीक है, ये भी एक फिजिसिस्ट थे, इन्होंने एक बहुत अच्छा लॉ दिया था, जिसके बेसिस पे एक नई चीज़ निकल के आई थी, जिसका नाम था रेजिस्टेंस। तो हम लोग पहले पढ़ लेते हैं कि ओम्स लॉ है क्या, ठीक है। तो इसमें लिख लेते हैं, हम पहले लिख लेते हैं तब समझा देंगे। इट स्टेट्स दैट द करंट flowing थ्रू आ कंडक्टर, या वायर भी लिख सकते हो, कंडक्टर इज डायरेक्टली proportional to the potential difference across its ends, ठीक है। दैट इज, देखो ओम भाई साहब ने क्या कहा, इन्होंने बहुत सिंपल सी बात कह दी कि भाई किसी तार में जो करंट दौड़ेगा ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के। मतलब समझो, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा करंट होगा, जितना कम पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना कम करंट होगा। ये भाई साहब यही समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो इन्होंने बेसिकली बोला V प्रोपोर्शनल टू I, या I प्रोपोर्शनल टू V लिख सकते हो, वही बात हुई। तो इन्होंने बोला जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही करंट होगा, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर आप इसको इंक्रीज़ करोगे तो ये भी इंक्रीज़ करेगा, इसको डिक्रीज़ करोगे तो ये भी डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। हमने बचपन से पढ़ रखा है कि जब कभी भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है और इक्वल का लगता है तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है, और यहाँ पे उस कांस्टेंट का नाम था R। तो V बराबर बन गया IR, वेयर R इज, अब R यहाँ पे क्या है, वेयर R इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ वायर या रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। R एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसी को कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। अब आता है यही बात कि इसके बाद आ जाता है टॉपिक कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है क्या। तो इसको पहले कॉपी कर लो, तो फिर हम रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर भी बता दें, ठीक है, कि रेजिस्टेंस क्या है। कॉपी हो गया, चलो ठीक है। इधर पढ़ लेते हैं, अब इधर ये हो गया, R प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है, इसको कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, I क्या है, करंट है, पीछे पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे रेजिस्टेंस। तो भाई ओम भाई साहब ने तो एक कांस्टेंट ले आए, और यहाँ पे कांस्टेंट कहा गया कि R है। R क्या है, R एक कांस्टेंट है जिसका नाम दे दिया गया रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब रेजिस्टेंस है क्या, तो बेसिकली सबसे पहले जो सबसे बेसिक डेफिनेशन है रेजिस्टेंस की वो है, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। रेजिस्टेंस कंडक्टर की बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है, मतलब समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हर कंडक्टर में रेजिस्टेंस अपना एक होता है, मतलब उसकी एक बेसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। जैसे इंसानों की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है कि अगर एक इंसान है तो उसके 2 आँख होंगे, 1 नाक होगा, 1 मुंह होगा, 2 कान होंगे ना, ठीक। चलो, तो
ये तो बेसिक प्रॉपर्टी है ना हमारी। वैसे ही कंडक्टर की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि कंडक्टर है तो उसमें रेजिस्टेंस होगा, ठीक है ना। ज़्यादा हो कम हो वो तो कंडक्टर की अपनी मतलब उसका जो भी नेचर होगा उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन उसकी रेजिस्टेंस होगी कुछ ना कुछ। तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, सबसे बेसिक डेफिनेशन। रेजिस्टेंस को हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ एन ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट। क्या लिख सकते हैं? इट इज एन ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। इसको लाइन खींच के सेपरेट कर देते हैं। टू द फ्लो ऑफ करंट मतलब करंट की रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है, बाधा है। जैसे कि इसका एग्जांपल ऐसे देके समझा सकते हैं, जब हम रोड पे चलते हैं ना, और रोड पे चलते हैं तो क्या होता है? स्पीड ब्रेकर होता है। स्पीड ब्रेकर किस लिए होता है? हमारी स्पीड को ब्रेक कर देता है, कम कर देता है, स्पीड का लॉस करा देता है ना स्पीड ब्रेकर, अगर हम बाइक से चल रहे होते हैं या अपनी कार ड्राइव कर रहे होते हैं। तो वैसे ही रेजिस्टेंस भी ऑब्स्ट्रक्शन है टू द फ्लो ऑफ करंट। किसी सर्किट में जो रेजिस्टेंस होती है वो किसके रास्ते की बाधा होती है? करंट के रास्ते की, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है ना। रुकावटें पैदा करती है, ठीक है। उसके बाद रेजिस्टेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे V बराबर IR था, ऐसे लिख लेते हैं। सिंस V बराबर IR होता है कि नहीं? कौन भाई साहब बता गए थे? ये ओम्स लॉ है, ये तो यही तो ओम्स लॉ है ना। तो यहाँ से R कितना हो जाएगा? I मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो R बराबर कितना आ जाएगा? V बाई I। तो हम क्या कह सकते हैं? रेजिस्टेंस कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। तो यहाँ लिख सकते हैं रेजिस्टेंस कैन ऑल्सो बी डिफाइंड, सबसे आसान सी डेफिनेशन जो कि फॉर्मूला बेस्ड है। रेजिस्टेंस कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस है, नीचे क्या है? एंड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अभी ये इतना हो गया तो एक चीज़ और हम लोग कर लेंगे रेजिस्टेंस की। चलो इधर कर देते हैं, ये वाला तुम लोगों ने वो फुली कॉपी कर लिया होगा, ठीक है। तो इधर लिख देते हैं, इसके आगे इधर कंटिन्यू कर रहे हैं हम, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के बारे में डिफ़ाइन कर दिया, कई सारे तरीके थे डिफ़ाइन करने के, और ये न्यूमेरिकल वाला तरीका, इसका फॉर्मूला वाला डेफिनेशन था। तो अब इसको हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होगी? तो द SI यूनिट resistance is, the SI unit of resistance is ओम। समझ गए होगे? अरे ओम, अच्छा, इन्हीं के लॉ में तो रेजिस्टेंस निकला था, एक नई चीज, तो इन्हीं के नाम पे दे दिया गया ओम। और इसका सिंबल और अच्छा बना देते हैं हम, ये ऐसे इसका सिंबल होता है ओम का, ठीक है। और ऑब्वियसली रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस को हमने डिफाइन कर दिया। अब हमको पढ़ना है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो हम लोग इसके बाद लिखेंगे, ये हो गया तो हम लोग इसके आगे पढ़ ले, मिटा देते पूरा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, फैक्टर से पहले हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं। बोर्ड में कई बार ये पूछा हुआ है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में कि अच्छा एक बात बताओ, R की वैल्यू कितनी होती है? अभी हमने फॉर्मूला निकाला, V बाई I निकाला अभी हमने। तो कभी कभी पूछता है डिफाइन 1 ओम, 1 ओम कितना होता है? तो 1 ओम की डेफिनेशन अक्सर पूछा करता है कि 1 ओम कितना होता है। तो इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, 1 ओम इज द रेजिस्टेंस इन द कंडक्टर व्हेन अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ वायर हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट। मतलब कि यहाँ पे देखो हम समझा रहे हैं, यहाँ पे इफ़ V सपोज V यहाँ पे कितना हो गया, मतलब पोटेंशियल कितना हो गया 1 वोल्ट, और I बराबर कितना हो गया 1 एम्पियर। देन जरा बताओ तो R बराबर कितना होगा? ऊपर ये भी 1 हो गया, ये भी 1 रखे, 1 बाई 1, ये कितना हो गया 1 ओम। तो R 1 ओम कब होगा वही डिफाइन करना है। तो तुम कहोगे सर बहुत आसान है, तो ये R 1 ओम तब होगा जब पोटेंशियल कितना होगा 1 वोल्ट और करंट कितना होगा 1 एम्पियर। तो इसको देखो कैसे डिफाइन करते हैं, 1 ओम इज द रेजिस्टेंस of a conductor when 1 ampere current flows through
a conductor having potential difference 1 वोल्ट। ऐसे बहुत इजीली डिफाइन कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर हम लोग देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, जल्दी से कर लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है। देखो बेसिकली बहुत जल्दी जल्दी बता देते हैं, 4 फैक्टर हैं, ठीक है ना। पहला आर, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? लेंथ के। दूसरा, रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? एरिया के। जरा ये दो समझ लेते हैं क्या कह रहा है। पहला कहता है, या इसको ऐसे लिख लेते हैं, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। इसका मतलब दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर is directly proportional to length of conductor। समझ रहे हो? बहुत आसान है। रेजिस्टेंस कंडक्टर का किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? लेंथ पे। इसका मतलब लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, ठीक। दूसरा क्या है? आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नहीं इस बार उल्टा है, नीचे है, तो इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। बड़ा ही आसान है भी, मतलब कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के रेजिस्टेंस। मतलब किसी तार का एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा, उल्टा बिहेव करेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तीसरा क्या होगा? तीसरा होता है रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली proportional to the temperature of conductor। ठीक, बड़ा ही आसान है भाई, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अभी आगे जाओगे ना सीनियर क्लास, आगे सीनियर क्लास में, जैसे 12th में तुम्हारा ये टॉपिक है, तो वहाँ पे हम लोग ये सब भी देखेंगे कि मेटल नॉन मेटल के लिए कुछ अलग से कंडीशन होती है टेम्परेचर का, कि मेटल के लिए बढ़ता है, नॉन मेटल के घटता है। लेकिन फ़िलहाल अभी हमको तुम्हारे इस सिलेबस में, अभी 10th के सिलेबस में हमको यही पढ़ना है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और यहाँ कंडक्टर का मतलब हम मेटल ही लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमने किया है ये मेटल के लिए ही है। तो इसका मतलब किसी कंडक्टर का, बेसिकली कंडक्टर एल्युमिनियम का हो सकता है, कॉपर का हो सकता है, ठीक है, तो सिल्वर का हो सकता है। तो उसमें क्या करेंगे, अगर कभी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो कहोगे सर इसका मतलब ये हुआ कि जब तार, अगर कोई तार हीटेड होगा तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, या वाइस वर्सा भी ट्रू है कि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हीटिंग ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। बिल्कुल सही है। गर्मियों में इसका मतलब तारों का रेजिस्टेंस हाई होता होगा, नहीं, टेम्परेचर गर्मियों में ज़्यादा होता है, सही बात है। और विंटर्स में क्या होगा? कम होगा। तो टेम्परेचर ज़्यादा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। और चौथा और आखिरी, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। बहुत आसान सी बात है। इसका मतलब कंडक्टर का जो मटेरियल का जो नेचर है, इसका मतलब ये कह सकते हो तुम कि वो कंडक्टर किससे बना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉपर, कोई कंडक्टर है वो कॉपर से बना है, तो उसका मटेरियल का नेचर क्या है? वो कॉपर का है, तो कॉपर की रेजिस्टेंस अलग होगी, सिल्वर की अलग होगी, ठीक है ना, और एल्युमिनियम की अलग होगी, ठीक है। सबकी रेजिस्टेंस अलग अलग होती है, किसी की ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी। तो नेचर पे भी डिपेंड करेगा कि उस मटेरियल का नेचर क्या है, या कंडक्टर का नेचर क्या है, ठीक है। ये हो गया। और अगर हम पूछें कि विच इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ना, तो बचपन में पढ़ा होगा बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आई थिंक सिल्वर होता है। क्या कहते हैं? सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी। बट हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सा तार इस्तेमाल होता है? ओवरहेड वायर सारे कौन से होते हैं? वो एल्युमिनियम केबल्स होते हैं जो ओवरहेड वायर है। हमारे क्या अंडरग्राउंड वायरिंग तो बहुत कम जगह है, ओवरहेड वायरिंग बहुत ज़्यादा है इंडिया में, तो वो एल्युमिनियम होता है। हमारे घरों में जो कंडक्टर लगता है वो कौन सा लगता है? कॉपर लगता है। कॉपर एक्चुअली ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, ठीक है, लंबे समय तक चलने वाला, जिसको हम लोग कहते हैं, हम लोग सस्ता सुंदर और टिकाऊ माल बड़ा पसंद करते हैं, तो वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करता है कॉपर। तो कॉपर काफ़ी ड्यूरेबल होता है। और बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन होता है? सिल्वर होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। और अगली क्लास में फिर हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। इसका आगे का जो टॉपिक है वो है रेजिस्टिविटी, और फिर कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह भी अगली क्लास में हम लोग देखेंगे। और जो लोग हमारे जो स्टूडेंट्स हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, मतलब रेगुलरली वो वीडियोस हमारे देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, तो और जो लोग नए भी हैं हमारे वीडियो पे, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी नई वीडियो हमारी पोस्ट हो किसी भी टाइम पे, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए ताकि आप लेक्चर अटेंड कर सको रेगुलरली, ठीक है। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक इसको पढ़ लीजिएगा, रिवाइज़ कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।